इस वक्त सबके मन में एक आशंका है कि इंस्टीट्यूशनल रीजेनरेशन, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना गवर्नेंस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होगा। उस पर जाहिर है कि एक वर्क इन प्रोग्रेस जैसी चीज है, लेकिन आप अपना थॉट जरूर रखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे सरकार से इस मोर्चे पर। आपको जो सबसे कठिन समस्या लगती है, मुझे वो सबसे सरल लगती है। हमारा संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। उसके अंदर सबके लिए मर्यादाएं और सबके अधिकार बहुत स्पष्टता से दिए गए हैं। अगर जिनका जिम्मेदारी सरकार चलाने का है, देश चलाने की है, वो लोग अगर संविधान को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करें और अपने आप को संयत और संयम के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करें, तो आपके मन में जो आशंका है अपने आप समाप्त होती है। अगर सरकार संविधान के अधिकार का हनन खुद ही नहीं करती है, तो देश में सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की संवैधानिक मर्यादा अपने आप बनती है, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा तोड़ने की शुरुआत बहुत बड़ा इतिहास है सरकार की ओर से ही होती है। अगर सरकार ऐसी कोई शुरुआत नहीं करती तो सभी संस्थाओं की मर्यादा और उनकी पवित्रता अपने आप बनी रहती। जी बिल्कुल सर। दूसरा सेंसिटिव सवाल जो मुद्दा है वो है जुडिशरी के अभी के व्यवहार का। जुडिशियल अपॉइंटमेंट और अकाउंटेबिलिटी के दो मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं होती। शिकायतें तो और स्टेक होल्डर भी करते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव की तरफ से, पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कोई बात आ जाए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं ये करना है, तो हम ही लोग हल्ला मचाते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाले अब टाइट कर रहे हैं किसी चीज को। सवाल मेरा ये है कि जुडिशरी की ओवर रीच भी गवर्नेंस में एक प्रॉब्लम रही है और इस इशू के बारे में हम लोगों को बिना प्रिटेंशियस हुए हैंडल करने की जरूरत है, आप मानते हैं? देखिए, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम एटर्नल नहीं हो सकती। उसमें समय के आधार पर परिवर्तन होना लाजमी है, जरूरी है। 60 साल की 66 इयर्स की हमारी यात्रा के बाद कुछ पड़ाव ऐसे भी आए हैं जहां परिवर्तन जरूरी लगा है, कुछ मुद्दों पर परिवर्तन जरूरी भी है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ओवररीच का जहां तक सवाल है, ज्यादातर मामलों में किसी एक ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, इसीलिए दूसरे ने उस पर एनक्रोचमेंट करने का ट्राई किया है। अगर सरकार अपनी भूमिका ठीक से निभाती है तो मैं नहीं मानता जुडिशियल की ओर से कोई तकलीफ होगी। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कम से कम अब तक 7 महीने में हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर गवर्नेंस डेफिसिट न हो तो जुडिशरी को प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं रहेगी? देखिए, आप जिन चीजों पे इशारा कर रहे हैं, 2G हो या माइंस इंडस्ट्री हो, क्या आप सचमुच में ऐसा मानते थे कि सब पायसली हुआ था? मेरी राय सर मैं क्या दूं? अगर पायसली नहीं हुआ है तो जुडिशरी का अधिकार है कि अंदर एंटर कर जाए। अभी हम कोयला के लिए अध्यादेश लाए हैं, एक पारदर्शी प्रक्रिया लोगों के सामने रखी है। 2 सेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जिसके अंदर बिजली के दाम नियंत्रित है, एक्ट से नियंत्रित है, वहां सबसे कम जो बोली लगाएगा उसको कोयला मिलेगा, और स्टील और बाकी के सेक्टर के लिए जहां सबसे ज्यादा लगाएगा उसको मिलेगा। हमने कम कोयले का दाम कर लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाने का प्रयास किया है। सरकार की रेवेन्यू को काटा है क्योंकि हम लोगों को सस्ती बिजली देना चाहते हैं, और जहां पर मुनाफा होना है वहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास किया है। अब इस अध्यादेश को जब कानून बनेगा, किसी अदालत का कोई डर नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्योंकि आजकल सरकार के इनिशिएटिव के साथ हमको बार बार ये सुनने मिलता है मंत्रियों से कि हम ये कर रहे हैं लेकिन स्टेट कैपेसिटीज का प्रॉब्लम है, या स्टेट इसको कर नहीं पा रहे हैं, या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो स्टेट को करना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं, शिक्षा से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज, बिजली के दाम और डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज। इस गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज यही होने जा रहा है सर कि राज्यों की कैपेसिटी को बनाना, और जो शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना। इस चैलेंज से कैसे आप लोग निपट रहे हैं? देखिए, नीति आयोग की रचना ही
राज्यों की कैपेसिटी 100% यूटिलाइज हो, उनके सुझाव, उनके एक्सपीरियंस और उनकी रिक्वायरमेंट तीनों को समायोजित कर नीति बने, इसी के लिए नीति आयोग बना है, एक बात। और जहां तक लोगों की ताकत को जोड़ने का सवाल है, ये कल्चर हमारे यहाँ डेवलप करना पड़ेगा और मैं मानता हूं स्वच्छ भारत इसकी शुरुआत है। भले ही आप लोगों को वो अट्रैक्ट न करता हो, मगर देश स्वच्छ करना हर नागरिक का जिम्मा है, सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का और ग्राम पंचायत का नहीं है। ये भाव में से ही कलेक्टिविटी का भाव खड़ा होता है और मुझे लगता है ये आगे बढ़ेगा। आइए सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सवालों की तरफ रुख करते हैं और अभी जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो दिल्ली है। एक टीका ये आई है कि वहां आपको टैलेंट क्रंच है और आपको लोग इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जिस पार्टी को देश में पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद मिला हो, जिस पार्टी की 12 स्टेट गवर्नमेंट देश में हो, उसमें टैलेंट क्रंच है, ऐसा कहना मुझे लगता है कि वो व्यक्ति में टैलेंट का अभाव है। और जहां तक आप इशारा कर रहे हैं किरण बेदी जी को पार्टी में शामिल करने का, आज से नहीं, हमेशा से हर क्षेत्र के अंदर अच्छा काम करने वाले को राजनीति के अंदर प्लेटफॉर्म देना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैं आप सबको भी कहता हूं, कभी बोरियत लगे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, आपका भी स्वागत है। एक तो लालच बहुत लोगों को होता होगा कि पहले थोड़ा इंतजार कराते थे, लेकिन अब फास्ट ट्रैकिंग हो जाती है करियर में, लेटरल एंट्री हो जाती है, तो शायद लोग इनकरेज होंगे। सर, एक सवाल, आप इन्वेस्टर थे तो वो बेट लेने की जो आदत होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम, तो दिल्ली में अब जो आपका गणित है वो क्या है? क्या आपको लगता है कि वहां बहुत टफ फाइट है? क्योंकि सारे तौर पर बात ये मीडिया में एक ध्वनि आ रही है। दूसरा, आपको लगता है कि ये बिल्कुल आसान सी लड़ाई है? देखिए, चुनावी रणनीति बनाने का जहां तक सवाल है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी भी फाइट को सरल नहीं समझता, टफ ही मानता हूं, जहां तक रणनीति बनाने का सवाल है। और जहां तक असेसमेंट और आकलन का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, मैं एक बात लगातार कहता रहा हूं इस चुनाव के बाद, वो ये कि डे वन से श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह 2019 की चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और उसमें उदाहरण देता हूं कि बिहार, बंगाल, यूपी, ये तीन, और अगर हम लोग सागरमाला का भी इसमें जोड़ लें, तो ये एंगल जो है इसमें वो ये है कि गंगा या रिवरवेज इशू नहीं है। वहां चुनाव जीतने के लिए बिहार, यूपी और बंगाल में गंगा सफाई और रिवरवेज आपके बहुत काम आने वाले हैं। वाटरवेज नहीं है, वोटरवेज है। देखिए, गंगा की सफाई अब तक किसी ने नहीं की है ना? की या नहीं की? नहीं की है। नहीं की है। कितनी सरकारें बन गई भाई? इसके लिए किसी को गंगा की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक अच्छे इनिशिएटिव को पॉलिटिकल एंगल से देखना ठीक नहीं है, मगर मैं जरूर मानता हूं कि हम ऐसे लोग हैं, बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू होनी चाहिए और दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए। बिल्कुल। मैं तमन्ना से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 ओपिनियन और लिया जाए, एक अनंत गोयनका और एक सेंथिल से। यहाँ पर इस सरकार का एक बहुत जो खास फीचर रहा है कि वो लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हमारे लिए खराब न्यूज है, क्योंकि मीडिया को कट आउट कर देते हैं और सीधे अपनी बात लोगों को बताते हैं, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो। तो न्यू मीडिया के फोर फ्रंट पर अनंत गोयनका जी हैं। आपको लगता है कि एक तरह से जर्नलिस्ट को खतरा है क्योंकि सरकार सीधे लोगों से बात करना चाहती है? जर्नलिस्ट को खतरा है। आई थिंक जर्नलिस्ट पहली बार 10-12 साल में एक्चुअली जर्नलिज्म करने शुरू करना फोर्स हो गया अभी। पहले वी वर, आई थिंक जर्नलिस्ट वर लार्जली स्क्राइब्स। आई थिंक नाउ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव बीन सो opaque and not approachable by journalists, with the exception of obviously Mr. Pagalia, we're sort of being forced to dig for a story much more than we were doing earlier. But Amit ji, my question to you is, there is this notion that this government is not very approachable, has a certain contempt for
questioning journalism. आप ये बात को मानते हैं? My first question. And second question is, what do you see the government's role in sort of encouraging free press? Encouraging free press. देखिए, जहां तक फ्री प्रेस का सवाल है, उसमें कोई एंक्रोचमेंट सरकार करना नहीं चाहती है, मगर अभी भी थोड़े दिन पहले ही अरुण जी ने एक बात प्रेस के सामने रखी थी कि भाई फ्री प्रेस की जो डेफिनेशन है उसको एक मर्यादा में समझा जाए। बाकी जहां तक एंक्रोचमेंट का सवाल है, हम जरा भी करना नहीं चाहते और हम स्वागत करते हैं। डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्री होना बहुत जरूरी है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर प्रेस ने किसी एक व्यक्ति का किया है तो वो नरेंद्र मोदी का किया है। वो तभी कर सकते हैं जब वो फ्री प्रेस में मानते हो। अनिल जी, अब पता लगाएं, टिप देंगे या लेंगे आपके अगले मेहमान? मेरे साथ बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला हैं। राकेश जी, जैसा अमित भाई ने कहा कि अगले इलेक्शन के पहले डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, 10% से ऊपर की ग्रोथ। मैंने देखेगी ऐसा नहीं कहा। मुझे लगता है हो सकता है, बिल्कुल। और हम बाकी तो मैंने ऐसा ही कहा कि हम 8% अब तक बाजार भरोसा कर रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो होगा। तो ऐसे में 10% की ग्रोथ, तो क्या 5 साल के बाद जब अगले इलेक्शन होंगे तब जो इस वक्त सेंसेक्स है उतना निफ्टी होगा? आप क्यों मेरे को मेरी मुंह में बातें डाल रहे हैं? लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दैट एज ए इंडियन आई फील 2-3 थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल अंडर एस्टिमेटिंग द काइंड ऑफ चेंज दैट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग, because we are not used to governments bringing large change, so our mind is not suited to that thinking that there can be large change and there is going to be qualitative change in the bureaucracy. I think which is going to be most important. Secondly, I think the effect of that change, the latent capabilities that this country has, the demographics, the skills, when this comes together, I mean, I feel we'll grow double digit, not for a decade, we'll grow for 3 decades. Because see, in India, everything is bottoms up. Nothing is tops down. Nothing nothing has gone down the throat. It has all arisen. And the factors which drive India's growth, the Indian skills, demographics, democracy, these high savings rates, these can't be reversed. And I'm very happy to say in August of 2013, when the Nifty was 5,200, I still said that double-digit growth rate and the biggest bull market in history is ahead of us. In August 2013. So I am very bullish. I advise every Indian, sir, put your money in the stock market. When the Nifty is 5,200, they don't put it. When the Nifty is 12,000, they will come. यानी कि अभी भी उन लोगों के लिए देर नहीं हुई है जो बाजार में उतरे नहीं है। और दूसरी बात, क्या आपके 30, 35, 40 साल के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग करियर में इस वक्त आपको गवर्नमेंट और गवर्नेंस के लिहाज से हिंदुस्तान में जो अभी सरकार है वो सबसे बेहतर लगती है? देखिए सर, गवर्नेंस इज अ मैटर ऑफ कैरेक्टर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्पोज. As our democracy improves, as our character improves, governance in this country will improve. But the stock market has taught governance to companies because इतना बड़ा फर्क हो गया गुड गवर्नेंस कंपनीज का और जो कंपनीज का गवर्नेंस अच्छा नहीं है, कि जो लोग कंपनियां चला रहे हैं जिसका गवर्नेंस अच्छा नहीं है, वो समझदार है तो समझ गए हैं कि टू गेट हायर वैल्यूएशन दे हैव टू हैव गुड गवर्नेंस. एंड इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट. हर जगह में यही पूछते हैं आपको क्या लगता है सरकार कैसी है, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी कुछ करेंगे. अरे मैं बोला मैंने और तूने क्या किया? मोदी जी इस देश में को 10% ग्रोथ लाना है और हम गरीबों को ऊपर उठाना है तो अपने को मैं ज्यादा टैक्स भरूंगा, कम चोरी करूंगा. एज इंडियंस हैव रिजॉल्व. और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ा फायदा गरीब को होगा. आप बोलिए भाई साहब मेरा रामू है, उसके बच्चे हैं मेरे बच्चों की उम्र के 6 साल की, मैं बच्चों को एक दिन नहीं मिलूं तो मुझे चलता नहीं है. वो 11 महीने मेरे पास काम करता है, 1 महीने बच्चों के पास जाता है. लेकिन टेलीफोन रेवोल्यूशन आई, 1 रुपए मिनट में वो बात कर सकता है, तो रामू भी अपने बच्चे से रोज बात करता है. बिल्कुल. माँ को पूछ सकता है कैसे है, बीवी को कुछ बोल सकता है. उसको अपने को लगता है कन्वीनियंस, उसकी तो जिंदगी बदल गई. तो सर इफ इंडिया ग्रोज एंड आई एम बिग बुल बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, आप समझे, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट. बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दिस कंट्री
will not be one of the leading economies of the world. इसलिए तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से करके 1985 में सब छोड़ के शहर बाजार आया। मम्मी ने बोला था शादी कौन करेगा, मैं बोला मम्मी एक कम बहू रहेगी आपको तलाक करने का। जी बिल्कुल। तो राकेश जी का भरोसा पूरी तरह से बरकरार है सरकार पर, मार्केट पर। हमारे साथ वल्लभ जी भी हैं, वल्लभ बंसाली जी। वल्लभ जी, एक राय आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारी समिट की थीम है राय या सवाल, जो भी मन, जो भी, क्योंकि गवर्नेंस पर हमारी ये समिट है। हिंदुस्तान में जो गवर्नेंस की डेफिसिट है, जो कमी है, उसे कैसे फिक्स किया जाए, और साथ ही आप अगर कुछ पूछना चाहें। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक नई वोकैबुलरी पैदा की कि किस तरह वेलफेयर और ग्रोथ दोनों को साथ में लाने के लिए आप कटिबद्ध हैं, और उस कटिबद्धता का एक खाका होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी के अभी एक हाल में स्पीच जो हुई उसके अंदर उन्होंने 5 पॉइंट्स के अंदर ये खाका रखा, जो मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है, कि उनके दिमाग में इतनी स्पष्टता है कि किस तरह हम कदम दर कदम ग्रोथ से लेके प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल तक आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आशा की बात है और बहुत बड़े विश्वास जगाने की बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं साहब। वो प्रश्न ये है कि पिछले 10 सालों में, जैसे आपने कहा कि सरकार के कुछ इंस्टीट्यूशंस को एक चोट भी हुई, उसमें आपने एक ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही का भी जिक्र किया। तो कई बार जब उन लोगों से मिलते हैं तो उनकी बातों में एक संगति लगती है कि भाई 10 साल 20 साल पहले लिए हुए डिसीजन के ऊपर भी आज हमको प्रश्न किया जा रहा है। कुछ लोग उसमें शामिल होंगे, कुछ ना भी होंगे, लेकिन साधारणतया हमारे अनुभव में और कई सत्ता में जो बैठे लोग, उनसे भी बात करते हुए ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें 2 समस्याएं मैं देखता हूं। एक तो नौकरशाही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, उसके अंदर कोई बदल नहीं हुआ। दूसरा कि जब तक कि कैबिनेट एकदम हावी नहीं हो जाती और हमारे देश के अंदर एक जो साम्यवादी वातावरण इतना गहरा पहुंचा हुआ है, जो कई लोग नहीं समझ पाते, इसमें से निकालना एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप नौकरशाही को जिस तरह गुजरात में आप काम में ला सके, सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी एक बहुत अलग चीज है, और जैसे आपने पिरामिड की बात की, ऊपर से नीचे तक उसे आपको ठीक करना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर आप इसे काम कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ना नौकरशाही में था ना जुडिशरी में था। हमारे संविधान के अंदर जो व्यवस्था है, बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि नीति चुने हुए लोगों ने बनानी है और इम्प्लीमेंटेशन नौकरशाही ने बनाना है। 10 साल में उल्टा हुआ, नीति नौकरशाही बनाने लगी और इम्प्लीमेंटेशन, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चुने हुए लोग करने लगे। इसके कारण एक स्पेस खड़ी हो गई जहां से लिटिगेशंस खड़े हुए। मैं मानता हूं दोनों, नौकरशाही और चुने हुए लोग, दोनों अगर अपनी अपनी मर्यादा रखते हैं तो कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, किसी पर कंट्रोल लेने की बात नहीं है। मगर जहां तक उनका विश्वास बढ़ाने की बात है कि सरकार, फैसला अगर सरकार ने लिया है तो सरकार ने लिया है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप बेखौफ होकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं, मुझे लगता है आजादी के पहली बार सभी सचिवों की मीटिंग बुलाकर उनकी हौसला अफजाई का काम किया था। और मैं मानता हूं कि नौकरशाही का हौसला बढ़ा भी है, इसका असर भी दिखता है, और सरकार रिस्पॉन्सिबल तरीके से नीति बनाएगी और नौकरशाही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेगी, तो इस समस्या का निवारण आ जाएगा। और फिर भी अगर उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो कोई विचारों से बंधा हुआ नहीं है, और साम्यवादी विचारधारा को आप भूल जाइए। दशक हो गए, अब देश के प्रधानमंत्री के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री इंडस्ट्रियलिस्टों को और देशों में इंट्रोड्यूस भी करते हैं। कोई खौफ नहीं का था, देश काफी आगे बढ़ गया है, आप चिंता मत करिए।
जी बिल्कुल। अब इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हालांकि और मेहमानों से सवाल लेने के मेरे पास बहुत सारे मन था, लेकिन आपके समय की मर्यादा है। और अब जो कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हम लोग फेलिसिटेशन और सम्मान देने वाले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं, वो बात अब सिलसिला शुरू करें। लेकिन उसके पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब सर आप ये मत दीजिएगा कि ये पार्टी और कार्यकर्ता ही करते हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से इस देश में इलेक्शनियरिंग हुई है, ये नॉर्मल पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम संगठन से नहीं होता है। कोई खास चीज आप लोगों ने की है, पब्लिक को जिसके बारे में पता नहीं है, वो राज की बात बताइए सर। हम कोई राज नहीं, बड़ी सरल बात है। हम जो बोलते हैं वो करने का प्रयास करते हैं और जो नहीं कर सकते उसको बोलते नहीं। इसी के कारण जनता का भरोसा हमें बना हुआ है और मैं मानता हूं काफी सालों तक बना रहेगा।